इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुजरात के सूरत से। सूरत के कपड़ा मार्केट में भयंकर आग लग गई है और इस आग में अभी भी माना जा रहा है कि कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। आग चौथी मंजिल पर लगी है और यहां पर भयंकर धुआं भर गया है, जहां से लगातार लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है सूरत की, जहां पर इस बिल्डिंग में आग लगी है और अब लोगों को निकालने की कोशिशें चल रही। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपी इस वक्त सीधे। गोपी, क्या जानकारी आपके पास, कितने लोग अभी भी फंसे होंगे? बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेड हाउस कपड़ा मार्केट है, वहाँ 7 मंजिलाना इमारत है जिसमें चौथी मंजिल पर ये आग लगी थी। हालांकि आग पे तो काबू पा लिया गया है दमकल विभाग के जरिए, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके की धुआं आप विजुअल्स में देख सकते हैं, धुआं इतना ज्यादा है कि लोगों को सफोकेशन की दिक्कत आ रही है और कई लोग अब भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि 7 मंजिला नहीं ये इमारत है, चौथी मंजिल पर आग लगी थी। जो लोग ऊपर काम कर रहे थे, क्योंकि दिन का वक्त था, शाम के वक्त वहाँ पे काफी चहल पहल रहती है, वैसे में ये आग लगना कई सारे लोग फिलहाल फंसे होने की आशंका प्रशासन जता रही है। तुम्हें क्या वजह पता लगी कि आग कैसे लगी, कब लगी, क्यों लगी? तुम्हें फिलहाल आग की वजह का पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग की प्रायोरिटी फिलहाल लोगों को बचाने की है, तो दमकल विभाग फिलहाल लोगों को बचाने के काम में जुटी हुई है। जो लोग ऊपर फंसे हुए उन लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि धुआं काफी ज्यादा हो गया। हालांकि आग पे तो काबू पा लिया गया है, लेकिन धुआं काफी ज्यादा है, इस वजह से जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकालने का काम दमकल विभाग कर रहा है। तो अभी कुल मिलाकर हताहत लोगों की संख्या के बारे में कोई अनुमान नहीं है? सुमित, अब तक इतना वहाँ जो अथॉरिटी है उनसे सिर्फ इतना पता चल पाया है कि कुछ लोगों को फिलहाल हॉस्पिटल, सूरत की जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाया गया है, लेकिन रेस्क्यू का काम चल रहा है। तो कितने लोग हताहत हुए हैं ये मामले में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जी, तो कुल मिलाकर हम गोपी रही हमारे साथ। अब देख पा रहे हैं ये सूरत के कपड़ा मार्केट की तस्वीरें हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर भयंकर आग लगी थी, अभी खबर ये आ रही है कि आग पर काबू हालांकि पा लिया गया है, पर अभी भी पूरी बिल्डिंग में जबरदस्त धुआं भरा हुआ है और बारी बारी से लोगों को निकालने का काम भी चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। कुल मिलाकर कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग फंसे हैं, अभी इस बारे में एग्जैक्ट फिगर्स, नंबर्स, आंकड़े पता नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन सूरत का ये एक बड़ा कपड़ा मार्केट है। वो भी जो लोग सूरत में नहीं रहते, अगर उनको समझाना पड़े कि ये मार्केट कितना बड़ा है, किस जगह पर है, तो कैसे समझाएंगे आप? जी बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं कि ये सूरत का मेन कपड़ा मार्केट है, जो कि 7 मंजिलाना इमारत है। यहाँ पे 7 मंजिल पे कपड़े की दुकानें आई हुई है। तो जिस तरीके से आग वहाँ पे फैली थी उससे काफी भगदड़ वहाँ पे पहले तो इनिशियली शुरू हो गई थी। उसके बाद जब फायर दमकल विभाग पहुंचा और चौथी मंजिल पे इस लगी आग को जब बुझाने में कामयाब रही दमकल विभाग, तो धुआं काफी ज्यादा वहाँ पे उठा है और धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें महसूस हो रही है और जिन लोगों को दमकल विभाग फिलहाल निकाल रही है उन लोगों को सूरत की सिविल अस्पताल में ले जाया जा रहा है। चलिए आप वहां पे नजर रखिए। गोपी, हम आपके साथ अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे। सूरत के कपड़ा मार्केट में भयंकर आग लगी है, लोगों को बचाने का काम चल रहा है, जबरदस्त धुआं फैला हुआ है, आग पर काबू हालांकि पा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ममता बनर्जी से। यूपीए 2 से आखिरकार ममता बनर्जी का नाता आज टूट गया। ममता के सभी 6 मंत्रियों ने आज मनमोहन सिंह से मुलाकात की, अपने अपने इस्तीफे सौंपे और इस्तीफा सौंपकर ये सभी लोग सीधे राष्ट्रपति भवन गए और सरकार से अपनी समर्थन वापसी की चिट्ठी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंप दी। साथ छूटा और राहें जुदा। सियासी अखाड़े में इस बार ममता सिर्फ गर्जी नहीं बरसी भी। उन्होंने जता दिया कि ममता अब सरकार पर ममता के मूड में नहीं, घुड़कियों और धमकियों का दौर खत्म, अब होगी आर पार की लड़ाई। ममता के सभी 6 मंत्री इस्तीफा सौंप चुके हैं। यूपीए सरकार से अब टीएमसी का कोई वास्ता नहीं है, ये औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति को बताया जा चुका है। तृणमूल कांग्रेस के सरकार से निकाल जाने के बाद ये सरकार को क्रेडिबिलिटी की फिर जाएंगे। एक सरकार जिसका पीछे कितना स्कैम का आरोप लगा हुआ, लेकिन उसको हाथ से मुंह धोने के लिए ममता बनर्जी के तरह ट्रांसपेरेंट एंड क्लीन
इमेज वाला नेतृत्व। साथ खींचने से पहले ममता ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया, लेकिन सरकार झुकी नहीं। पहली बार ऐसा हुआ कि ममता अड़ी रही और सरकार भी टस से मस नहीं हुई। पहली बार ममता बनर्जी के दबाव की रणनीति काम नहीं आई। We have handed over to the President of India, Sri Pranab Mukherjee, a letter signed by Mukul Roy, Chairman of our parliamentary party, withdrawing our support to the UPA 2 government headed by Dr. Manmohan Singh. कांग्रेस आश्वस्त है कि ममता के बगैर भी सरकार गिरेगी नहीं। मुलायम सिंह यादव के मिले जुले संकेतों पर कांग्रेस को भरोसा हो चला है। हमारा समर्थन साफ है। हम कम्युनिस्ट फोर्सेस को, सांसद सचिव को पावर में नहीं आने देना चाहते हैं, इसलिए मैं समर्थन दे रहा हूं। मैं यूपीए में नहीं हूं, लेकिन समर्थन कांग्रेस का दे रहे हैं। ऐसे ही संकेतों के बूते कांग्रेस मान चुकी है कि ममता गई तो कई और आ जाएंगे सरकार में शामिल होने। ममता के पास इस वक्त 19 सांसदों की ताकत है। ऐसे में मुलायम अपने 22 सांसदों के साथ अकेले ममता की कमी पूरी कर सकते हैं। और अगर बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन मिलता रहा तो सरकार के समर्थन में 300 सांसद हो जाएंगे, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से काफी ज्यादा हैं। कांग्रेस के भरोसे की वजह तृणमूल के खाली किए मंत्री पद भी हैं। केंद्र सरकार में तृणमूल कांग्रेस के 6 मंत्री थे। मुकुल रॉय के पास रेल मंत्रालय था। सुदीप बंदोपाध्याय स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे। सुल्तान अहमद पर्यटन राज्य मंत्री, सौगत राय शहरी विकास राज्य मंत्री, शिशिर अधिकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और सीएम जतुआ सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री थे। सरकार को उम्मीद है कि इन 6 मंत्री पदों का लॉलीपॉप बाहर से समर्थन दे रही पार्टियों को सरकार के भीतर खींच सकती है। उधर ममता ने भी अब अलग होकर अपने कड़े तेवरों का ऐलान कर दिया है। अब टीएमसी का विरोध सड़क पर नजर आएगा। तय हो चुका है कि 30 सितंबर को टीएमसी के तमाम सांसद अपनी मांगों के साथ धरने पर बैठेंगे। उम्मीद है कि ममता जो काम सरकार में रहते नहीं कर सकी, वो अब सरकार के बाहर होकर करेंगी। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। तो यूपीए 2 से समर्थन वापस के बाद ममता बनर्जी की सरकार में उथल पुथल मची है। साथ ही से विरोधी तक सभी मौजूदा हालात में अपने लिए नफा नुकसान अब आंकने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि यूपीए सरकार का साथ छोड़े या फिर साथ देकर वफादारी की बेहतर कीमत वसूले। ममता ने केंद्र का साथ क्या छोड़ा, सियासी बिसात पर सबने अपने अपने दांव लगाने शुरू कर दिए। मुलायम और उनकी पार्टी केंद्र की नीतियों का विरोध तो कर रही है, लेकिन फिलहाल वो सरकार का साथ छोड़ने के मूड में नहीं। मुलायम सिंह जी हमारे नेता पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव के बाद किसी मोर्चे की बात होगी, चुनाव से पहले मोर्चा बनाना संभव नहीं है और व्यावहारिक भी नहीं। सरकार की सहयोगी एनसीपी भी अब मौजूदा सियासी हालात के नफा नुकसान तोलने में जुटी है। पवार की पार्टी से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उससे साफ है कि पार्टी सरकार के साथ रहते हुए महंगाई के मुद्दे पर दबाव बनाती रहेगी। मनमोहन सरकार के एक और साथी डीएमके भी अपने पत्ते नहीं कर रहे। सूत्रों की माने तो डीएमके अब अपने पुराने दोनों मंत्री पदों को भरने की इच्छुक नहीं है। उनकी नजरें अब रेल मंत्रालय पर टिकी है। लालू यादव को मालूम है कि 4 सांसदों के साथ ना तो वो सरकार बचाने की हैसियत में है और ना ही सरकार गिराने की। ऐसे में वो बस सरकार के साथ चिपके रहना चाहते हैं। जुबान से टपकते हर बोल में कांग्रेस आलाकमान को खुश करने की कोशिश दिख रही है। लालू कह रहे हैं कि ममता को तो पहले ही बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था। ममता बनर्जी को बहुत पहले ही हटा देना चाहिए था। ऑडिशन की राजनीति, ऑडिशन का सरकार चलाना, अब मनमोहन सिंह को कमजोर करना, जो पार्टनर लोग रहते हैं तो सरकार चलाने के लिए बहुत सारा चीज को लोग इग्नोर करते हैं। हरी लोग विरोधी ममता के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के दूसरे साथियों को भी हिदायत दे रही है कि वो सरकार के बुरे फैसलों के भागीदार न बने, वरना जनता सबक सिखाएगी। और हर दल को डिसाइड करना है आप लाइन के इस पार हैं कि लाइन के उस पार हैं। इसमें बाकी जितने मतभेद हैं आपस के, जितने बाकी की चीजें हैं, उनको भूलकर मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल को आज के दिन तय करना होगा कि आप लाइन के उधर हैं कि लाइन के इधर हैं। वो लाइन किस चीज की लाइन है? वो लाइन है ईमानदारी की। आप ईमानदारी के साथ हैं कि भ्रष्टाचार के साथ हैं।
बीजेपी कहती है कि ममता के झटके ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिससे साफ हो जाएगा कि कौन भ्रष्टाचार के साथ है और कौन उसके खिलाफ। लेकिन मुलायम पर इन दलीलों का कोई असर नहीं हो रहा और साफ ये भी नहीं कि मुलायम कब तक यूपीए की लाइफलाइन बने रहेंगे। शायद इसीलिए बीजेपी बार बार यही कह रही है कि यह अस्थिर सरकार जब तक चले उतना ही अच्छा। कुल मिलाकर सरकार भले ही नंबर गेम को लेकर आश्वस्त हो, लेकिन यह भी तय है कि अब सियासी हमले पहले से कहीं ज्यादा तीखे होंगे। विरोधियों के लिए ममता का अलग होना संजीवनी की तरह, जबकि सरकार के साथ ही इसमें अपने लिए बेहतर मौके ढूंढ रहे हैं। संदीप सोनवलकर और रीमा पाराशर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। तो केंद्र में सरकार की स्थिति पर सस्पेंस बरकरार है और अभी से ही अगले चुनाव को लेकर माथापच्ची भी शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ शुरू हो चुकी है तीसरे मोर्चे की गठन की सुगबुगाहट। गौर करने वाली बात यह है कि इस मोर्चे के मुखिया के रूप में मुलायम सिंह यादव का नाम अभी से शीर्ष पर चल रहा है। इसका इशारा मुलायम ने खुद किया और समर्थन दूसरी पार्टियों ने। केंद्र की सत्ता को लेकर मचा हुआ है घमासान। क्या सरकार बचेगी? क्या सरकार जाएगी? देश के 120 करोड़ से भी ज्यादा लोग बस इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। देश में मौजूदा राजनीतिक हलचल के बीच एक बार फिर तीसरे मोर्चे की सियासत जोर पकड़ती दिख रही है। ममता और मनमोहन सरकार के बीच रिश्ते टूटने के बाद केंद्र में विकल्प के तौर पर एक नाम जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है वो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का। इसका इशारा खुद मुलायम सिंह यादव ने भी किया है और खुलेआम समर्थन दूसरी पार्टियों ने भी किया। भले मुलायम सिंह यादव ने फिलहाल मनमोहन सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है, लेकिन दिलो दिमाग में कहीं न कहीं अगले चुनाव और चुनाव के बाद तीसरे मोर्चे के मुखिया के तौर पर उभरने की तस्वीर नजर आने लगी है। आने वाले चुनाव में तीसरा मोर्चा ही जीतेगा। आप लीड करेंगे उसको? लीड करेंगे तो वो तय हो जाएगा कौन लीड करेगा। मुलायम ने साफ साफ प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी को सरेआम नहीं किया, लेकिन तीसरे मोर्चे का शगुफा फेंक कर बहुत कुछ कह दिया। मुलायम सिंह की इस राजनीतिक इच्छा को समर्थन लेफ्ट पार्टी की है। जिसके ज्यादा रहेंगे ऐसी सरकार में, जिसके ज्यादा रहेंगे वही बनते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के ही ज्यादा नंबर आने की संभावनाएं इस वक्त दिख रही है। और मुलायम सिंह प्राइम मिनिस्टर के दावेदार होंगे? वो नेता है, उन्हीं का दावा रहेगा। और वामपंथी पार्टियों को उनको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है? हमें क्या है, कोई व्यक्तिगत कोई ये वो है क्या हमारा, उनसे तो बल्कि हमारा चलता है। इससे पहले समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव और सीताराम येचुरी भी 2014 में तीसरे मोर्चे की सरकार बनने की बात कह चुके हैं और अब उन्हें एनसीपी का भी साथ मिलता दिख रहा है। यूपीए के पास मजबूती है, मजबूरी नहीं मजबूती है। और मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव में कतई मतदान नहीं करेंगे। इसका मतलब आप लोगों को स्वयं समझ लेना चाहिए। बेशक 2014 अभी 2 साल दूर है, लेकिन उस साल होने वाले संभावित राजनीतिक घमासान की तैयारी अभी से ही शुरू हो चुकी है और मुलायम सिंह यादव को लेकर कयास भी तेज। दिल्ली से कार्तिकेय शर्मा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भले ही तेज हो गई, लेकिन इस देश की राजनीति की यह कड़वी सच्चाई है कि तीसरे मोर्चे की सरकारें कभी भी कांग्रेस या बीजेपी की मदद के बगैर नहीं बनी और जब बनी भी तो 5 साल का कार्यकाल कभी भी पूरा नहीं कर पाई। महंगाई और एफडीआई के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस सरकार का दामन छोड़ चुकी है। अब एनसीपी भी आंखें तरेर रही है। मुंबई में प्रफुल्ल पटेल के घर पार्टी नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें महंगाई और एफडीआई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई विरोध कर रही है एफडीआई का, महंगाई का, लेकिन केंद्र की जो इकाई है वो पूरी तरीके से सरकार के साथ बनी हुई है। बार बार शरद पवार ने इस तरह के संकेत भी दिए हैं।